हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएमई आईपीओ। आज हमारे साथ है डॉक्टर अक्षय परमार। डॉक्टर साहब मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ है यूनी हेल्थ कंसल्टिंग लिमिटेड के। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। आपका आईपीओ ओपन हो रहा है सितंबर 8 से सितंबर 12 तक, राइट? आप हमको आपके बिजनेस के बारे में कुछ समझाएंगे, लाइक हाउ इज द बिजनेस स्ट्रक्चर्ड एंड लाइक हाउ वाज योर जर्नी, लाइक फ्रॉम अ डॉक्टर टू बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटर, इफ यू कैन। जी। सो ये जर्नी इस जर्नी की शुरुआत हुई थी 2010 में। 2010 में मैं और डॉक्टर अनुराग शाह, जो दूसरे प्रमोटर है यूनियल कंसल्टेंसी लिमिटेड के, हम दोनों ने हमारा एमबीबीएस का सफर साथ में शुरू किया 2004 में। सो 2004 से 2010 तक हम दोनों साथ में बॉम्बे में स्थित केजे सोमैया मेडिकल हॉस्पिटल से हमने एमबीबीएस की। 2010 में हमने यूनियल कंसल्टेंसी लिमिटेड की स्थापना की। उस समय इंडिया में मेडिकल टूरिज्म का काफी चलन था। बाहर कई देशों से पेशेंट्स इंडिया आ रहे थे उनके ट्रीटमेंट के लिए। सो उस एक पर्टिकुलर चीज ने हमारा काफी अटेंशन आकर्षित किया और उसी को लेके हमने इस कंपनी की स्थापना की। दैट वाज द फर्स्ट मेजर वर्टिकल ऑफ यूनियल कंसल्टेंसी लिमिटेड। 2011 में हमने आदित्य बिरला ग्रुप की जो पूना में हॉस्पिटल है, आदित्य बिरला मेमोरियल हॉस्पिटल, उनके साथ एक यूनिक कोलैबोरेशन किया, जिसमें हम उस अस्पताल को भारत के बाहर काफी देशों में, मिडिल ईस्ट में, अफ्रीका में, कई देशों में हम उनको रिप्रेजेंट कर रहे थे। वहां से जितने भी पेशेंट्स को ट्रीटमेंट की आवश्यकता थी और जो उत्सुक थे इंडिया ट्रैवल करने के लिए, उनको हम इंडिया उनका सारा देख रेख उनके ट्रैवल से लेके उनके ट्रीटमेंट तक हम कर रहे थे। और इस तरह से हमने बिजनेस को ग्रो किया फ्रॉम 2011 ऑनवर्ड्स। 2015 में हमने जब स्ट्रैटेजी बनाई कि भाई 2020 और 2025 में हम यूनिहेल्थ को कहाँ देखना चाहेंगे, उस समय हमारे ध्यान में आया कि मेडिकल टूरिज्म बहुत अच्छा बिजनेस है, बहुत अच्छे से चल रहा भी था। यूनिहेल्थ वाज अमंग्स द टॉप प्लेयर्स इन द कंट्री ऑल्सो। बट जब एक पेशेंट अफ्रीका से इंडिया आ रहा था, तो उसके पीछे लगभग 1000 पेशेंट ऐसे होंगे जो वहां से यहाँ नहीं आ सकते हैं काफी कारणों की वजह से। सो बट उनको हेल्थ केयर सर्विसेज की आवश्यकता थी। तो उस ध्येय से, टू इंश्योर कि भाई हेल्थ केयर सर्विसेज सभी के लिए हम उपलब्ध करा सके, हमने जितनी भी हमारी टीम्स थी अफ्रीका में, उनको एक एम दिया, एक विजन दिया और कहा कि इस इंटेंशन से कि हम वहां पे हमारे मेडिकल सेंटर्स और हॉस्पिटल्स की स्थापना कर सके, आप अपॉर्चुनिटीज ढूंढिए। तो उसके तहत 2015 के एंड में, नवंबर दिसंबर में, तंजानिया स्थित एक मेडिकल सेंटर हमें मिला। एग्जिस्टिंग मेडिकल सेंटर था, वो डॉक्टर रीलोकेट होना चाहते थे। हमारे लिए वो स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट हो गया। सो हमने वो पूरा का पूरा बाय आउट किया। दैट कंपनी इज कॉल्ड बायो हेल्थ लिमिटेड। आज वो हमारी सब्सिडरी कंपनी है यूनियल कंसल्टेंसी लिमिटेड की। एंड दैट वाज द फर्स्ट यूनियल मेडिकल सेंटर दैट वी हैड इन अफ्रीका, इन तंजानिया। वहां से हमारे हॉस्पिटल्स और मेडिकल सेंटर की जो जर्नी है वो शुरू हुई। 2016 से 2018 के बीच में हमने एक्सपैंड किया फ्रॉम तंजानिया इनटू युगांडा, इनटू नाइजीरिया। युगांडा में आज की तारीख में वी आर द लार्जेस्ट प्राइवेट हेल्थ केयर प्लेयर। हमारी यूएमसी विक्टोरिया हॉस्पिटल नाम की जो हॉस्पिटल है, वो 120 बेड की हॉस्पिटल है, प्राइवेट सेक्टर में सबसे बड़ी हॉस्पिटल है उस कंट्री की। नाइजीरिया में हमने 80 बेड की हॉस्पिटल शुरू की 2017 अगस्त में। अगेन नॉर्दर्न नाइजीरिया में वो प्राइवेट सेक्टर की सबसे बड़ी हॉस्पिटल है। इस तरह से हमने हमारी जो जर्नी है वो मेडिकल टूरिज्म से बढ़ा के ऑन ग्राउंड मेडिकल सेंटर्स और हॉस्पिटल्स की ओर हम लेके गए 2015 के बाद। 2019 में ये जब हमने हॉस्पिटल्स बनाई और ऑपरेट करना शुरू किया 2016 से 18 के बीच में, तब हमने हॉस्पिटल्स बनाने और चलाने के बारे में काफी इन डेप्थ नॉलेज गेन किया। हमारी काफी अच्छी टीम बन गई, विच इंक्लूडेड आर्किटेक्ट, स्ट्रक्चरल इंजीनियर, प्रोजेक्ट मैनेजर्स, प्रोक्योरमेंट मैनेजर्स। तो उस पूरी टीम को हमने एक सेपरेट वर्टिकल की और उसको स्ट्रक्चर किया एज अ स्टैंड अलोन बिजनेस यूनिट। और 2019 में हमने कदम रखा कंसल्टेंसी सर्विसेज में, जहां पे हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं राइट फ्रॉम प्लानिंग टू एग्जीक्यूशन एंड कमिश्निंग ऑफ अ हॉस्पिटल। चाहे किसी को हॉस्पिटल डिजाइन करनी हो, चाहे सिर्फ प्रोक्योरमेंट प्लानिंग करवानी हो, चाहे आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर हो, या पूरा का पूरा प्रोजेक्ट इन टोटलिटी उनको अगर मदद चाहिए, तो इन दैट फील्ड वी पुट अवर स्टेप फॉरवर्ड इन 2019।
तो 2019 से जो हमने उस फील्ड में इन्वॉल्वमेंट दिखाई अपने कंपनी की, वहां से अभी तक एज ऑफ नाउ हमारी प्रेजेंस है इंडिया में, म्यांमार में, अफ्रीका की काफी कंट्रीज में। और एज ऑफ नाउ हम जो प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं उनकी टोटल बेड कैपेसिटी 1000 के ऊपर है। तो जितने प्रोजेक्ट्स हम कंसल्टेंसी सर्विसेज में एज ऑफ डेट कर रहे हैं एज यूनियल कंसल्टेंसी, उसकी टोटल बेड कैपेसिटी 1000 प्लस है। जिसमें से सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो हमारा है वो पूना में है। पूना में एक 500 बेड की हेल्थ सिटी बन रही है, जिसका फेज 1 300 बेड है, फेज 2 200 बेड है। वो नॉन प्रॉफिट इनिशिएटिव है। उस पर्टिकुलर फैसिलिटी के हम चीफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट है। तो वो हॉस्पिटल का कॉन्सेप्चुअलाइजेशन से लेके जब तक वो कमीशन नहीं होती है, यूनियल का काफी इंपॉर्टेंट रोल रहेगा टू एग्जीक्यूट दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। तो इस तरह से हमारे तीसरे वर्टिकल की स्थापना हुई 2019 में। 2020 में अनफॉर्चुनेटली कोविड आ गया, पूरे विश्व में राइट। सब जगह अफरा तफरी मच गई, लॉजिस्टिक मूवमेंट पूरा स्थगित हो गया। ट्रैवल नहीं हो पा रहा था, लॉजिस्टिक की कॉस्ट बढ़ गई, लोगों को समझ नहीं आ रहा था एक कंट्री से दूसरे कंट्री आप मटेरियल किस तरह से बेच पाएंगे। हमारे लिए क्या हुआ, 2016 से जब से हमने हॉस्पिटल्स हमारी खुद की शुरू की थी अफ्रीका में, तो काफी सारा सप्लाई हम हमारे इंडियन यूनिट से वहां एक्सपोर्ट करते थे फ्रॉम अ राइट। कॉस्ट बेनिफिट पर्सपेक्टिव। तो 2020 में जब कोविड आया तब रियलाइजेशन हुआ कि काफी हमारे कंपीटिंग हॉस्पिटल्स तो नहीं कहूंगा, छोटा मार्केट है, बट युगांडा, नाइजीरिया, टंजानिया में काफी हमारे बाकी हॉस्पिटल्स है उस कंट्री के, बोथ गवर्नमेंट में एंड प्राइवेट सेक्टर में, जिनको मटेरियल की रिक्वायरमेंट थी। एंड दे केम फॉरवर्ड, वो आगे आए कि अगर हम उनकी मदद कर सके। तो दैट इज व्हेन यूनियल कंसल्टेंसी लिमिटेड के डिस्ट्रीब्यूशन डिवीजन का जन्म हुआ। सो 2020 से लेके अभी तक देन हमने धीरे धीरे उस डिवीजन को भी बढ़ोतरी दी है। आज हम काफी लीडिंग मैन्युफैक्चरर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, उनके ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स है इन तंजानिया, इन नाइजीरिया, इन युगांडा। प्रोडक्ट वाइज हम फार्मास्यूटिकल्स करते हैं और मेडिकल कंज्यूमेबल्स भी काफी करते हैं। जैसे लैब कंज्यूमेबल्स हो गए, जो ब्लड कलेक्शन ट्यूब्स होती है, राइट। या सर्जिकल सूचर्स हो गए, जनरल कंज्यूमेबल्स हो गए, न्यूट्रास्यूटिकल्स हो गए, कॉस्मेटोलॉजी प्रोडक्ट्स हो गए। तो उस तरह की काफी अच्छी खासी रेंज है जो कंपनी डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। एंड इन द फोर्थ कमिंग ईयर्स, इन द नेक्स्ट 2-3 years, उस डिवीजन को भी कंपनी काफी अच्छे से बढ़ाने की एक्सपेक्टेशन रखती है। सो ये 4 मेजर वर्टिकल्स है जो हमने 2010 से 2023 तक के सफर में कंपनी के एस्टेब्लिश किए हैं। एंड इसमें आज की तारीख में सबसे मेजर वर्टिकल जो है हमारा है हॉस्पिटल्स एंड मेडिकल सेंटर्स। गोइंग फॉरवर्ड 2025-26 तक हमारा विजन है कि हम उस वर्टिकल जिसकी आज कैपेसिटी 200 बेड है, उसको हम ग्रो करेंगे टू मोर देन 1000 बेड, जिसमें से 60 से 65% कंट्रीब्यूशन रहेगा फ्रॉम अफ्रीका, एंड 30 से 35% कंट्रीब्यूशन रहेगा फ्रॉम द प्रोजेक्ट्स दैट वी इंटेंड टू डू इन इंडिया। सो इंडिया में कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो हम ऑपरेशंस एंड मैनेजमेंट की ओर के स्ट्रक्चर में हम देख रहे हैं। सो इंटेंशन इज कि बाय 2025-2026 लगभग इंडिया में यूएमसी हॉस्पिटल्स के ब्रांड के नीचे 300-350 बेड्स हम इनिशिएट कर दे। एंड अफ्रीका में जो हमारे एग्जिस्टिंग 200 बेड है उस को एक्सपैंड करें, कुछ नई ज्योग्राफीज में हम एंटर करें, जैसे केनिया हो गई। फास्ट ग्रोइंग जो ज्योग्राफीज है, इकोनॉमीज है अफ्रीका की, वहां पे हमने यमार्क किया हुआ है हमारे प्रोजेक्ट्स के लिए इन्वेस्टमेंट। वहां पे एंटर करके उस बेड स्ट्रेंथ को हम 600-650 लेके जाए। इमीडिएट बेसिस पे टंजानिया में इस आईपीओ के प्रोसीड से हम एक 100 बेड की हॉस्पिटल शुरू करने वाले हैं, विच विल बिकम ऑपरेशनल इन द कमिंग 9 to 12 months। ओके। सो आपने काफी यूनिक और काफी इंटरेस्टिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई की बैक इन 2010 एंड यू कंटिन्यूड योर जर्नी, राइट? एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट आई थिंक आपके मल्टीपल जॉइंट वेंचर्स है, मल्टीपल सब्सिडरीज है, तो आप शॉर्टली उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड वे में हमारे व्यूअर्स के लिए एक्सप्लेन करेंगे? एंड जी द फॉलोइंग क्वेश्चन ऑन दैट इज, आपका जैसे आपने बताया कि पुणे में एक हॉस्पिटल आप सेटअप कर रहे हैं, राइट? वो कब तक कंप्लीट होने का प्लान है? एंड देन फ्यूचर में आपका फोकस कौन से वर्टिकल में ज्यादा होगा, कंसल्टिंग सर्विसेज में या आई मीन कौन से वर्टिकल को आप मेजर कंट्रीब्यूटर देख रहे हैं? जी। सो आपका पहला क्वेश्चन जो है कंपनी के स्ट्रक्चर के बारे में। सो जैसे हमने बताया कि हमारे बिजनेस मॉडल में कुछ बिजनेसेस है जो इंडिया से चल रहे हैं, कुछ बिजनेसेस है जो अफ्रीका में है। सो जब आप ऑन ग्राउंड हॉस्पिटल्स अफ्रीका में चलाना चाहते हैं, तो आपको एक लोकल इनकॉर्पोरेटेड कंपनी की जरूरत पड़ जाती है, बिकॉज यू राइट। कैन नॉट ऑपरेट, आप इंडियन कंपनी का को वहां लेके बिजनेस नहीं कर सकते हैं। तो उस तरह से हमारी कंपनी का स्ट्रक्चर बन गया, जहां पे टंजानिया, नाइजीरिया, युगांडा, हर जगह पे हमने लोकल कंपनीज इनकॉर्पोरेट की है, जिसकी शेयर होल्डिंग
या तो 50% है या उससे ज्यादा है, बिकॉज एज अ बिजनेस पॉलिसी यूनी हेल्थ किसी भी कंट्री में किसी भी बिजनेस में एंटर नहीं करती है अगर उसके पास कंट्रोलिंग स्टेक मतलब मिनिमम 50% या उससे ज्यादा की शेयर होल्डिंग नहीं हो। ये जितनी भी शेयर होल्डिंग इन सारी कंट्रीज की कंपनीज में है जो वहां की हॉस्पिटल्स को ओन एंड ऑपरेट करती है, वहां के मेडिकल सेंटर्स चलाती है, वो सारी की सारी शेयर होल्डिंग यूनी हेल्थ कंसल्टेंसी लिमिटेड के थ्रू है। So Unihealth Consultancy Limited owns 50% equity in the company which is registered in Uganda. बाकी 50% जो शेयर होल्डिंग है वो हमारे लोकल पार्टनर्स के साथ है। सिमिलर स्ट्रक्चर इज देयर इन नाइजीरिया एंड बायो हेल्थ लिमिटेड जो हमारा फर्स्ट वेंचर था तंजानिया में, वहां पे इट इज 100% ओनरशिप ऑफ यूनिहेल्थ कंसल्टेंसी लिमिटेड। एज अ पॉलिसी जैसे मैंने बताया कि हम मिनिमम 50% या उससे ज्यादा स्टेक होल्डिंग के साथ ही आगे बढ़ते हैं। उसी तरह से कहीं पे भी अगर कोई बड़ा प्रोजेक्ट कर रहे हैं हम अफ्रीकन कंट्री में या किसी भी बाहर की कंट्री में, तो दूसरा एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहता है कि हम स्ट्रॉन्ग लोकल पार्टनर आइडेंटिफाई करके उनके साथ वो प्रोजेक्ट करते हैं। सो जितने भी हमारे प्रोजेक्ट्स है बड़े वाले जैसे युगांडा हो गया, नाइजीरिया हो गया, जहां हमारी हॉस्पिटल्स है, वहां हमारे पास एस्टैब्लिश्ड स्ट्रॉन्ग लोकल पार्टनर्स है हु आर फ्रॉम अ नॉन हेल्थ केयर बैकग्राउंड। तो उनका रोल क्या होता है कि जब हम किसी इस तरह की कंट्री में नया वेंचर कर रहे हैं, तो वो जो एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रेंथ और जो गवर्नमेंट के साथ लाइजनिंग की स्ट्रेंथ है, हमको उनसे वो मिल जाती है। डेफिनेटली वो साथ में को इन्वेस्ट भी करते हैं तो दैट बिकम्स एन एडेड एडवांटेज। बट इस तरह के मॉडल में हम करते हैं सो दैट द प्रोजेक्ट डज नॉट फेस एनी चैलेंजेस ड्यूरिंग द इनिशियल ईयर्स। सो इस तरह से हमारी यूनिट्स सारी जॉइंट वेंचर्स एंड सब्सिडरी के मॉडल में बनी हुई है। ये हो गई हमारी युगांडा, नाइजीरिया और तंजानिया की बात। फिर कंपनी की एक 100% सब्सिडरी है यूएई में, दैट इज फोकसिंग मेनली ऑन मैनेजमेंट कंसल्टेंसी कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर अफ्रीका। तो अफ्रीका के जितने भी हॉस्पिटल की कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो हम कई सारा हम करते हैं वाया दी यूएई सब्सिडरी, फ्रॉम अ परसेप्टिव बेनिफिट। क्योंकि जो हम चार्जेस इंडियन कंपनी से कर सकते हैं उससे बेटर चार्जेस, एक थॉट प्रोसेस रहता है कि नहीं यूएई की कंपनी है या बिल्कुल। मिडिल ईस्ट की कंपनी है, तो यू गेट दैट लिबर्टी ऑफ चार्जिंग प्रीमियम ऑन द कंसल्टेंसी सर्विसेज। सो उस तरह से वो स्ट्रक्चर बिठाया हुआ है। इंडिया में जो फार्मास्यूटिकल डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस है, जो एक्सपोर्ट्स हम करते हैं एंड जो रिप्रेजेंटेशन करते हैं फॉर इंडियन मैन्युफैक्चरर्स, वो भी एक 100% सब्सिडरी के थ्रू होता है विच इज कॉल्ड यूनिहेल्थ फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड। वो इंडियन रजिस्टर्ड कंपनी है। उसको सब्सिडरी के थ्रू करने का मुख्य कारण ये है कि आज एक्सपोर्ट ऑफ फार्मास्यूटिकल के लिए फार्मास्यूटिकल लाइसेंसेस की जरूरत पड़ती है, एफडीए की। सो उसको हमने उस तरह से स्ट्रक्चर किया है दैट दैट कंपनी होल्ड्स ऑल द स्टैट्यूटरी लाइसेंसेस व्हिच आर नीडेड फॉर फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल कंज्यूमेबल प्रोडक्ट। तो ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया जहां पे सारी होल्डिंग जो है वो यूनिहेल्थ कंसल्टेंसी के थ्रू स्टेक होल्डिंग है इन दीज डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज जो ऑपरेट कर रही है डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में। अब सेकंड क्वेश्चन जो आपका था कि जो पूना में जो हम हॉस्पिटल एज कंसल्टेंट कर रहे हैं, तो इट इज अ बिग प्रोजेक्ट। उस प्रोजेक्ट की कुल साइज लगभग 10 लाख से 12 लाख स्क्वायर फीट की है एंड कुल लागत लगभग 500 से 1000 करोड़ के बीच में आएगी इन अ फेज्ड वाइज मैनर। तो फेज 1 300 बेड है, फेज 2 अनदर 200 बेड्स है। उसी के साथ साथ उसमें मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी कॉलेजेस का भी एक प्रावधान है। एंड ये आ रहा है 14 एकड़ के लैंड पार्सल पे। सो ये प्रोजेक्ट एज ऑफ नाउ सारे जो कंस्ट्रक्शन रिलेटेड स्टैट्यूटरी अप्रूवल्स है उस स्टेज पे है। तो जैसे ही वो आ जाएंगे तब कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगी। वी एक्सपेक्ट दिस प्रोजेक्ट टू द फेज 1 टू बी कमीशन इन द नेक्स्ट 3.5 to 4 years। सो 2026-27 के आसपास वो प्रोजेक्ट कमीशन हो जाएगा, फेज 1 जो 300 बेड का है। एंड आपका जो डबल जी लास्ट क्वेश्चन था कि गोइंग फॉरवर्ड हमारा फोकस कौन से वर्टिकल पे ज्यादा रहेगा, राइट। तो एज ऑफ नाउ हमने क्या किया हुआ है कंपनी में सारे वर्टिकल्स को एज डिफरेंट स्टैंड अलोन बिजनेस यूनिट ट्रीट करते हैं। तो कंसल्टेंसी की खुद की एक टीम है, वो खुद का फोकस करती है। जो हॉस्पिटल्स है उनकी एक अलग से टीम है। हॉस्पिटल्स मेनली आज अफ्रीका में है, तो युगांडा में उसकी खुद की एक डेडिकेटेड टीम है जो युगांडा बेस्ड है, नाइजीरिया बेस्ड टीम है। सो इक्वल फोकस रहेगा ऑन कैपिटलाइजिंग ऑन अवर स्ट्रेंथ जो है, जो हमने डेवलप की है ओवर द लास्ट 10+ years इन कंट्रीज में। यूनिक मॉडल इस तरह से हो जाता है कि हमारे ये सारे जो वर्टिकल्स है वो इंटरलिंक्ड है। मतलब हम कहते हैं हमारा एक मॉडल है कॉल्ड डीबीओ, डिजाइन बिल्ड एंड ऑपरेट। तो आज कुछ कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट्स जो हम कर रहे हैं, उन कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट्स को आगे जाके ऑपरेशंस एंड मैनेजमेंट का अपॉर्चुनिटी हमारे लिए खुल जाता है। क्योंकि आज जैसे पूना हॉस्पिटल की प्रोजेक्ट है, हम उनके साथ आज लास्ट 2.5 सालों से जुड़े हुए हैं, अगले 3.5-4 साल और जुड़े रहेंगे। तो एक वर्किंग रिलेशनशिप हो जाती है
वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, उनके ट्रस्टीज जो है वो हेल्थ केयर फील्ड से नहीं है, तो उनका इवेंचुअल एम है कि भाई हॉस्पिटल जब बन जाएगी तो किसी एस्टैब्लिश्ड ग्रुप को हम हैंड ओवर कर हैंड दें ओवर फॉर कर दे फॉर ऑपरेशंस एंड डेवलपमेंट। मैनेजमेंट। बिल्कुल। तो हमारे लिए क्या हो जाता है कि वो एक एडेड एडवांटेज हो जाता है। फार्मास्यूटिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो अफ्रीका में है, तो काफी सारी रिक्वायरमेंट हमारे खुद के हॉस्पिटल की ही है। तो बिकॉज ऑफ दैट क्या होता है, जब हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोक्योरमेंट कम हो जाती है, हमारी मार्जिन प्रॉफिट मार्जिन काफी इंक्रीज हो जाती है कंपेयर टू अवर कॉम्पिटिटर्स। सो वो भी एक इंटरलिंक्ड मॉडल हो गया। दूसरा, उस डिविजन के लिए जितना इंफ्रास्ट्रक्चर और सीनियर मैन पावर रिक्वायरमेंट है वो डुप्लीकेट नहीं करना पड़ता है। जहां मेरी अस्पताल है वहीं पे मेरे पास रियल एस्टेट अवेलेबिलिटी है, वहीं पे मेरा गोडाउन और स्टोरेज कैपेसिटी हो जाती है, और वहीं का सीनियर मैनेजमेंट जो है, हेड ऑफ ऑपरेशंस, हेड ऑफ फाइनेंस, वो दोनों भी यूनिट्स को ओवरसी कर सकते हैं। तो सिर्फ लोअर मैन पावर जो है, जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स बोल दीजिए या मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव्स बोल दीजिए, उनका ही रिक्वायरमेंट हमें आता है। सो उस तरह से क्या होता है कि इंटरलिंकिंग की वजह से कंपनी की ओवरऑल प्रॉफिट मार्जिन जो है वो काफी इंक्रीज हो जाती है, बिकॉज ऑफ दिस यूनिक मॉडल ऑफ इंटरलिंकिंग रिलेटेड वर्टिकल्स। सो जितने भी वर्टिकल्स हमारे हैं वो सारे के सारे इंटरलिंक्ड और रिलेटेड है, विच इज गिविंग अस अ स्ट्रेंथ एंड पुटिंग द कंपनी इन अ यूनिक पोजीशन कंपेयर्ड टू द पियर्स। ओके, गॉट इट। ओके सर, जैसे आपने यूज ऑफ प्रोसीड में बताया कि तंजानिया के हॉस्पिटल में प्रोसीड जाएंगे, तो आप उसको थोड़ा ब्रीफ में बताएंगे कहाँ कहाँ पर आप टोटल प्रोसीड यूज करेंगे? जी। सो यूज ऑफ प्रोसीड्स हमने मेनली तीनों जो हमारे एग्जिस्टिंग यूनिट्स है वहां के लिए है। तो युगांडा में जो यूज ऑफ प्रोसीड्स है उससे हम सुपर स्पेशलिटी सेंटर्स ऐड करने वाले हैं, जैसे ऑफ्थाल्मोलॉजी हो गया, कार्डियोलॉजी हो गया, इनफर्टिलिटी क्लिनिक हो गया। तो उसमें क्या है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की जो हमारी रिक्वायरमेंट और कॉस्ट है वो मिनिमल हो गई, बिकॉज रियल एस्टेट एग्जिस्टिंग है। सो वी आर इन्वेस्टिंग इन इक्विपमेंट एंड विल बी इन्वेस्टिंग इन मैन पावर वाया वर्किंग कैपिटल। तो उससे क्या होता है कि वहां पे बहुत बड़ी सप्लाई डिमांड गैप है फॉर दी सुपर स्पेशलिटी सर्विसेज। बट बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट हमें कुछ लगने वाला नहीं है, तो ये सर्विसेज ऐड करने से हम एक तो सप्लाई डिमांड गैप का बेनिफिट उठा पाएंगे, दूसरा हमारी प्रॉफिट मार्जिन जो है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, बिकॉज बाकी सारे जो ओवरहेड्स है वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फैसिलिटी एग्जिस्टिंग बिजनेस से केटर हो रहे हैं। सेम मॉडल और सेम तरीके से हम नाइजीरिया के लिए भी हमने यूज ऑफ प्रोसीड्स में से कुछ रखे हैं फंड्स, जहां से हम वहां पे भी सिमिलर स्पेशलिटीज का स्टार्ट करने वाले हैं। तीसरा जो यूज ऑफ प्रोसीड्स है वो जैसे आपने बताया कि टंजानिया में है, बायो हेल्थ लिमिटेड में, वो यूज ऑफ प्रोसीड्स को हमने दो में डिवाइड किया हुआ है। एक पार्ट है जहां हम हमारी एग्जिस्टिंग जो मेडिकल सेंटर है उसको एक्सपैंड करेंगे और उसको एज अ 100 बेड हॉस्पिटल चलाएंगे। फर्स्ट फेज होगा 50 बेड। सो जितना भी फंड है दैट विल गो टुवर्ड्स प्रोक्योरिंग ऑल द इक्विपमेंट एंड रिलेटेड आइटम्स, जैसे हॉस्पिटल बेड्स हो गए, आईसीयू का इक्विपमेंट हो गया, ओटी का इक्विपमेंट हो गया। तो उससे हम इनिशियली 50 बेड्स एंड देन इमीडिएटली फेज 2 में अनदर 50 बेड्स ऐड करेंगे। तो वो एक डेडिकेटेड 100 बेड यूएमसी हॉस्पिटल हो जाएगी टंजानिया में। जो कुछ प्रोपोर्शन और कुछ पोर्शन ऑफ दैट प्रोसीड है उससे हम टंजानिया में एक मेडिकल कंज्यूमेबल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट प्लान कर रहे हैं, स्टार्टिंग विद डिस्पोजेबल सिरिंजेस। अब उस कंट्री में क्या है, या उस पूरे रीजन में, आई वुड से अ लॉट ऑफ दीज कंज्यूमेबल्स आर बीइंग इंपोर्टेड फ्रॉम इंडिया, सम फ्रॉम चाइना। तो काफी डिपेंडेंसी है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर की हो या गवर्नमेंट सेक्टर की हो, ऑन इंपोर्टेशन। सो गवर्नमेंट काफी इंसेंटिवाइज कर रही है कि जिस तरह से इंडिया में है मेक इन इंडिया, उसी तरह से युगांडा में बूबू चलता है, बिल्ड युगांडा बाय युगांडा। उसी तरह से टंजानिया में भी एक इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने लिया कि इंडिजिनाइज कीजिए, आप यहाँ आके मैन्युफैक्चरिंग कीजिए, तो हम आपको टैक्स बेनिफिट देंगे, हम आपको गवर्नमेंट खुद प्रोक्योर करने के लिए उत्सुक है कि अगर आप लोकली मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो हम उसे प्रोक्योर करेंगे। सो वो एक एडेड एडवांटेज हो जाता है, बिकॉज हमारी एक वेल एस्टैब्लिश्ड क्या बोलते हैं प्रेजेंस है उस कंट्री में। तो उस प्रेजेंस को हम कैपिटलाइज कर रहे हैं, हमारी एग्जिस्टिंग जो स्ट्रेंथ है उसको कैपिटलाइज कर रहे हैं। एंड डेफिनेटली एक टैक्स बेनिफिट्स 5 से 10 साल के लिए जो गवर्नमेंट हमें एक्सटेंड कर रही है, प्लस जो सप्लाई डिमांड गैप एग्जिस्टिंग है, तो हम उसको प्लग करने के हिसाब से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एक स्टेप फॉरवर्ड ले रहे हैं, बिकॉज वो भी कुछ हद तक इंटरलिंक हो जाएगा कंपनी के सारे वर्टिकल्स के साथ। सो अब सर, इक्विटी रेज के बाद आपका डेट कंपोनेंट काफी टाइम से स्टेबल है, तो फॉर फर्दर ग्रोथ आप और डेट रेज करने का प्लान है, या फॉर फ्यू इयर्स सफिशिएंट है हमारी इक्विटी रेज से फंडिंग? नहीं, इक्विटी रेस से जो इमीडिएट एक्सपेंशन प्लान्स है वो सफिशिएंट है, सो वी मे नॉट बी लुकिंग एट डेट। दूसरा क्या है, जो हमारा डेट कंपोनेंट है उसमें देयर इज अ स्मॉल पोर्शन ऑफ डेट व्हिच इज कमिंग फ्रॉम बैंक्स। जो जैसे यूनियन कंसल्टेंसी लिमिटेड जो पेरेंट है उस पे तो बैंक का जो डेट है वो अगले 3 से 6 महीने में क्लोज हो जाएगा। उसका आउटस्टैंडिंग इज बेरली अबाउट 15 लाख रुपीज इंडियन करेंसी टर्म्स में। जो सेकंड मेजर डेट है वो है युगांडा में, वेयर वी आल्सो ओन द लैंड एंड बिल्डिंग।
तो जो एसेट्स हमने प्रोक्योर की थी उसके लिए हमने वो बैंक से डेट लिया हुआ था. सो दैट इज अनदर पोर्शन ऑफ बैंक डेट दैट वी हैव. बट मेजर जो पोर्शन ऑफ बैंक डेट्स आज दिखती है बुक्स पे, वो बेसिकली डेट्स है जो शेयर होल्डर्स ने ही इन्वेस्ट की हुई है. जैसे यूनियन कंसल्टेंसी ने एक्सटेंड की हुई है, हमारे लोकल जो शेयर होल्डर्स है युगांडा में, उन्होंने अनसिक्योर्ड या उस तरह से एक्सटेंड की हुई है, जो गोइंग फॉरवर्ड कैन बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी आल्सो. सो दैट पोटेंशियल इज आल्सो देयर कि इवेंचुअली टू स्ट्रेंथन द बुक्स ऑफ द कंपनी, बिकॉज वो फंड तो यूनियन कंसल्टेंसी या हमारे पार्टनर्स ने ही डाला हुआ है. इट्स एज गुड एज क्वासी इक्विटी टुडे. So, going forward, we have that proposition also. So, जो debt का component है वो over the next 2 to 3 years, we will be looking at considerably reducing it before we venture on to the next phase of growth, जिसके लिए शायद फंड की जब उस समय आवश्यकता हो तब हम explore कर सकते हैं whether we go back into the equity market या हम debt funding ले. दूसरा क्या होता है कि healthcare as a niche sector in Africa, there is a lot of development fund available from institutions, global institutions like IFC है या World Bank के तहत कुछ private equities में जो investments किए हुए हैं. So वो impact funding जिसको हम कहते हैं. So उस तरह का debt is something that we will be looking forward to, because वो आता है काफी कम interest rate पे और काफी लंबे tenure के लिए, especially for healthcare, because it is a socially impacting sector. तो हम उसका benefit उठाएंगे going forward. So the overall cost of lending will be considerably lower as we move forward from here on. Okay, sir, last question regarding finance. आपका top line continuous grow हो रहा है, bottom line में 2022 में there was dip in profit after tax. उसका कोई specific reason? जी, तो क्या हुआ था कि 2021 फाइनेंशियल ईयर जो था, दैट वाज अप्रैल 20 टू मार्च 21, वो पूरा फाइनेंशियल ईयर था जो कोविड से काफी हद तक इम्पैक्टेड था. रादर पूरा साल ऑलमोस्ट लॉकडाउन में गया था. एंड उस समय चाहे इंडिया हो या चाहे गवर्नमेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड हो, उन्होंने उनके बैंकर्स को इंस्ट्रक्ट किया था टू एक्सटेंड मोरेटोरियम्स, टू नॉट चार्ज इंटरेस्ट या नॉट रिकवर ड्यूज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. तो उस फाइनेंशियल ईयर में क्या हुआ था, अगर आप देखेंगे कि हमारा टॉप लाइन ग्रो कर रहा है, हमारा एबिटा भी साइमल्टेनियसली ग्रो कर रहा है. सो एबिटा परसेंटेज में भी ग्रोथ है, एबिटा का एक स्टेबिलिटी भी है. उसके नीचे जो है प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड आफ्टर टैक्स, उसमें वो चेंज है कि 2020 में बिकॉज हमारा इंटरेस्ट कंपोनेंट नहीं था, तो कॉस्ट ऑफ फाइनेंस नहीं था, बिकॉज कोविड के दौरान हमें वो बेनिफिट एक्सटेंड किया गया था इंडिया में भी और युगांडा में भी, दो कंट्रीज जहां पे डेट है. प्लस एज शेयर होल्डर्स हमने यूनियन कंसल्टेंसी लिमिटेड ने, प्लस हमारे जो बाकी शेयर होल्डर्स है जिन्होंने डेट एक्सटेंड किया था, उन्होंने भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया था. सो कॉस्ट ऑफ फाइनेंस फॉर दैट ईयर वाज मिनिमल. तो एक वो बेनिफिट आ गया. दूसरा, उस समय बिकॉज ऑफ प्रीवियस डेप्रिसिएशन कंपोनेंट, कैरी फॉरवर्ड लॉसेस थे कुछ, जिसके वजह से टैक्स कंपोनेंट भी काफी कम हो गया था, बिकॉज जो प्रॉफिटेबिलिटी था, इनकम टैक्स का पेमेंट नहीं आया था बिकॉज ऑफ दी कैरी फॉरवर्ड लॉसेस का बेनिफिट. तो उस साल जो हमारा पैट था वो 5 करोड़ के ऊपर गया. बट नेक्स्ट ईयर में 2021 से 22 में क्या हो गया, स्टेबिलिटी आ गई, कोविड निकल गया. सो इंटरेस्ट कॉस्ट वापस आ गई, बैंक की हो चाहे डेट के ऊपर, या चाहे एज शेयर होल्डर्स जो हमने डेट लेंड किया हुआ था उसकी हो. तो एबिटा बढ़ा हुआ है इन प्रोपोर्शन, बट बिकॉज ऑफ कॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट एंड टू सम एक्सटेंट कैरी फॉरवर्ड लॉसेस निकल गए एंड टैक्सेशन आ गया. तो कॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट एंड टैक्स की वजह से आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दोनों में एक डिप दिखा होगा 2022 के फाइनेंशियल फिगर्स में. एंड देन सीक्वेंशियली जो ग्रोथ है 2023 में, अकॉर्डिंगली उसी पैरामीटर से वो फिर प्रॉफिट्स ग्रो कर गए. बिल्कुल. या थैंक्स फॉर दैट. क्विकली हम लोग कंपटीशन के बारे में बात करते हैं. सो लिस्टेड या अनलिस्टेड डोमेन में आप किस कंपनी को, किस ऑर्गेनाइजेशन को अपना कंपटीटर मानते हैं? टू बी ट्रू, हमारा जो बिजनेस मॉडल है, अगर मैं सिर्फ हॉस्पिटल्स और मेडिकल सेंटर्स पे भी फोकस करूं, तो बीइंग एन इंडियन कंपनी आज की तारीख में हमारी प्रेजेंस है इन हाई ग्रोथ इकोनॉमीज ऑफ अफ्रीका. लिस्टेड हो या अनलिस्टेड हो, आज की तारीख में एज अ हॉस्पिटल, एज अ मल्टी स्पेशलिटी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, किसी भी इंडियन कंपनी की प्रेजेंस नहीं है. जो प्रेजेंस आज अफ्रीका में देखने मिलती है लिस्टेड स्पेस में, वो है डॉक्टर अग्रवाल आई क्लिनिक की, which is dedicated only to ophthalmology. Correct. So we cannot really consider that as an apple to apple comparison or a peer. So एक वो चैलेंज आ जाता है apple to apple comparison में, क्योंकि बाकी जितनी भी हॉस्पिटल्स है उनका जो एक्सपोजर है अफ्रीका से, दैट इज मेनली इन टर्म्स ऑफ मेडिकल टूरिज्म. मींस उनका क्या है कि वहां से जो पेशेंट्स आ रहे हैं वो उनके इंडियन फैसिलिटी में ट्रीट हो रहे हैं, या उनके डॉक्टर्स यहाँ से अफ्रीका जाके मेडिकल ओपीडी कैंप्स कर रहे हैं, या कुछ हद तक किसी पार्टनर हॉस्पिटल में कुछ सर्जरीज करके वापस आ रहे हैं. दे आर नॉट रनिंग अ फुल फ्लेज्ड hospital in Africa.
सो लिस्टेड अनलिस्टेड दोनों स्पेस में ट्रूली कंपैरिजन के लिए थोड़ा सी मुश्किल हो जाती है। दूसरा, एज कंपेटिटर्स आप बोलेंगे तो इंडियन स्पेस में नहीं, हाँ लोकल जो हॉस्पिटल्स है, चाहे युगांडा हो, चाहे नाइजीरिया हो, चाहे टंजानिया हो, जो बाकी गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर हॉस्पिटल्स है, दोस कैन एक्ट एज कॉम्पिटिटर्स टू अस। बट दो चीजें हैं, एक तो सप्लाई डिमांड गैप उन कंट्रीज की इतनी है कि आज जितनी हॉस्पिटल्स है उसमें और 2-4 हॉस्पिटल्स इन द कमिंग इयर्स ऐड भी हो जाए, तब भी market itself is very It's big huge. with a big Yeah, supply demand gap, and it is growing. So correct. the challenge of ensuring occupancy or an increase in your revenues will not arise. वो दिक्कत नहीं आएगी। दूसरी जो benefit है that we are adding on super specialties. So local जो hospitals है उनको super specialty add करने के लिए काफी challenges आते हैं। हमारे लिए वो थोड़ा सा easy हो जाता है because we are coming from India. So we have access to a lot of Indian equipment, Indian technology and Indian manpower, जो लोकल हॉस्पिटल्स के लिए थोड़ी सी मुश्किल वाली बात हो जाती है और ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाती है। दैट इज व्हाई दे आर नॉट फोरिंग एज अग्रेसिवली इनटू सुपर स्पेशलिटी एज वी कैन। तो वो हमारे लिए एक एडेड एडवांटेज हो जाता है। जैसे युगांडा की अगर मैं बात करूं तो युगांडा वो हॉस्पिटल इज एक्रेडिटेड बाय विद यूनाइटेड नेशन। तो यूनाइटेड नेशन की लगभग 8 से 9 डिफरेंट एजेंसीज है जिसके सारे पेशेंट्स नॉट ओनली फ्रॉम युगांडा बट नेबरिंग सारे कंट्रीज से भी हमारे हॉस्पिटल में रेफर होते हैं। सो वो एक यूनिक पर्सपेक्टिव मिल जाता है। वी आर केटरिंग अ लॉट टू a lot of government departments in Uganda because of the presence of super specialty services at our hospital. जो हमारी ICU कैपेसिटी है 20 बेड की, वो प्राइवेट सेक्टर में सबसे बड़ी कैपेसिटी है उस कंट्री की। सो वो कुछ यूनिक फैक्टर्स है, यूएसपीज है हमारे पास, जिसके वजह से ट्रूली इवन लोकल हॉस्पिटल्स आर नॉट आइडियल कॉम्पिटिटर्स। Nice. Thank you, doctor. I was about to ask you कि आपके रिस्क एंड चैलेंजेस क्या है, बट आपने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, और बहुत ही सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में बहुत ही क्लैरिटी के साथ एक्सप्लेन करने के लिए हमारे व्यूअर्स के लिए। आपके आईपीओ के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं, एंड वी विश की सब्सक्रिप्शन बहुत अच्छा मिले और लिस्टिंग के बाद आपके लिए और आपके इन्वेस्टर्स के लिए अच्छी खासी वेल्थ क्रिएट करे। थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच। नमस्ते। नमस्ते।